Hey everyone, welcome back to my channel Pedagogue Juhi. आज के इस वीडियो में मैं लेके आई हूँ आपके लिए पोएम ऑफ क्लास 12 दैट इज माय मदर एट 66. सो जो भी बच्चे ये पोएम मिस कर दी है क्लास में या जिनको समझ में नहीं आया है, वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा. एंड इस पोएम को मैं ऐसे ही समरी नहीं लेकर आई हूँ. आई हैव कम अप विथ स्टेंजा वाइज एक्सप्लेनेशन. यस, इस वीडियो में आपको स्टेंजा वाइज एक्सप्लेनेशन देखने को मिलेगा. मैंने हर स्टैंजा को एक्सप्लेन किया है विद मीनिंग्स एंड लिटरेरी डिवाइस. यस, सिर्फ मीनिंग ही नहीं, सिर्फ एक्सप्लेनेशन ही नहीं, इस वीडियो में आपको देखने को मिलेगी लिटरेरी डिवाइसेस आल्सो ऑफ ईच एंड एवरी स्टेंजा. हर स्टेंजा की लिटरेरी डिवाइस मैंने इसके अंदर डाली हुई है. अगर आप इस वीडियो को एंड तक देखते हैं, आई एम 100% श्योर कि आपको ये पोएम अच्छे से समझ में आ जाएगी. So now without wasting any time, let's get started with the poem My Mother at 66. First of all, let us see the introduction. थोड़ा सा introduction दे दूं कि ये poem actually है किसके बारे में, क्या है ये poem में, क्या आप करने वाले हैं, क्या बताने वाले हैं. The poem drives home the fact that aging is a natural process and we do have no sway over it. इस पोएम में जैसे कि नेम से ही क्लियर है, माय मदर एट 66. एक नाम से ये चीज क्लियर हो रही है कि ये पोएम शायद हो सकती है किसी मदर के बारे में जो 66 एज में कैसी दिखती है, कैसा होता है, उस बारे उससे रिलेटेड हो सकती है ये पोएम. ये तो हमें नेम से ही क्लियर हो रहा है. इस पोएम में आप देखोगे कि कैसे जो पोएट है वो ये देखती है कि कैसे एक नेचुरल प्रोसेस हो रहा है, एक इंसान कैसे यंग से ओल्ड होता है, कैसे उसकी एज बढ़ती है और जिसके ऊपर हमारा कोई भी कंट्रोल नहीं होता है. The writer in this poem is so obsessed with her mother that she has become totally blind to the fact of inevitability of aging and death. अब इस पोएम में पोइट अपनी मदर को इतना प्यार करती है और उसके लिए इतनी ऑब्सेसिव हो जाती है कि वो ये भूल ही जाती है कि जो डेथ है वो एक सच है. ये तो आनी ही आनी है किसी भी एज में, किसी की भी. और ये तो एक एज ही है जब इंसान बूढ़ा हो जाता है, उसके बाद तो लास्ट एज तो डेथ ही है जो हर किसी की लाइफ में आती है. लेकिन बीइंग एक चाइल्ड होना, एक बच्चे के लिए ये सोचना कि मैं अपनी माँ को खो दूंगा या खो दूंगी, ये एक बहुत ही दिल को छूने वाली बात है जो कोई भी बच्चा आमतौर पे इस चीज को एक्सेप्ट नहीं कर पाता है. Due to her possessiveness for her mother, since her childhood, she developed subdued fear and subsequent pain in her mind that one day she would have to part with her mother. बचपन से ही उसके दिमाग में ये चीज बैठ गई है, ये डर बैठ गया है कि एक दिन वो अपनी माँ को खो देगी, एक दिन उसकी माँ बूढ़ी हो जाएगी, मर जाएगी और वो उसको खो देगी. तो वो जो पेन है, वो जो डर है, वो आज तक उसके अंदर बैठा हुआ है. From a personal pain and agony, the poem transcends into universal problem of pain and separation from our beloved ones. अब उसका ये पर्सनल पेन तो जरूर है, लेकिन ये पर्सनल पेन के थ्रू ये पोएट ये पूरे यूनिवर्स को रिलेट कर रहा है कि यूनिवर्सल प्रॉब्लम है ये तो पेन की. ये हर किसी को इस इंसिडेंट से गुजरना पड़ता है, इस चीज को फेस करना पड़ता है अपनी लाइफ में जब वो अपने लव्ड वन से दूर होते हैं, बिछड़ते हैं. जो डेथ है, जब हमको हमारे प्यार करने वालों से हमें छीन लेती है या उनको हमसे दूर कर देती है, तो वो जो पेन है वो सहना बहुत मुश्किल है, वो असहनीय है. सो नाउ लेट्स स्टार्ट विद स्टेंजा वाइज एक्सप्लेनेशन. यहाँ पर मैंने आपको पैराफ्रेज दिया हुआ है. आई हैव गिवन पैराफ्रेजिंग ऑफ ईच एंड एवरी स्टेंजा. और इसके साथ साथ मैं आपको हर एक वर्ड का, हर एक डिफिकल्ट वर्ड का मीनिंग बताऊंगी. एंड देन वी विल डिस्कस लिटरेरी डिवाइस ऑल्सो. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. 1 to 6 जो लाइन्स है, डाटा.
Driving from my parents' home to Cochin last Friday morning, I saw my mother beside me, doze, open mouthed, her face ashen like that of a corpse, and realized with pain that she was as old as she looked, but soon put that thought away. So now let's see its paraphrasing. The poet was driving with her mother to the Cochin airport. अभी क्या हो रहा है? Driving from my parents' home to Cochin last Friday. इस सेंटेंस का क्या मीनिंग रहता है? The poet was driving with her mother to the Cochin airport. वो अपनी मदर के साथ एक ही कार में बैठकर कोचिन एयरपोर्ट तक जा रही थी. हर मदर वॉज सिटिंग नेक्स्ट टू हर. उसकी मॉम जो थी वो नेक्स्ट टू हर बैठी हुई थी और वो अपनी माँ को देख रही थी कि वो कैसे बैठी हुई हैं. द रनिंग ऑफ द कार मेड हर डोज ऑफ ओपन माउथ. अब यहाँ पर जो आप देख सकते हो लाइक जो यू कैन सी हियर डोज, दिस डोज, इसका मीनिंग क्या है कि जब आप लाइक किसी भी गाड़ी में या किसी चीज पे ट्रैवल करते हो तो जब गाड़ी चलती है तो कभी कभी ना हमको नींद आ जाती है. तो ऐसे ही हुआ जब उसकी मॉम ट्रैवल कर रही थी उसके साथ, उनको आ गई नींद और वो सो गई. थोड़ी सी झपकी लगा ली और मुंह खुला हुआ. आपने देखा होगा कई लोगों को, मोस्टली कई बुजुर्ग लोगों को, एजेड लोगों को देखते होगे कि या बच्चे भी ऐसे करते हैं कभी कभी जब वो सो जाते हैं चलती गाड़ी में या कहीं पर आंख लग जाती है तो वो मुंह खोल के सो जाते हैं. इन द सेम वे उसकी मदर भी ऐसे ही डोज ऑफ हो गई विद ओपन माउथ. When the poet looked at her, अब वो देख रही है अपनी माँ की तरफ, she realized that her face ashen like that of a corpse. अभी ये जो सेंटेंस है इसका मीनिंग है, कॉप्स का मीनिंग होता है डेड बॉडी. हर फेस एशन लाइक दैट ऑफ अ कॉप्स मीन्स उसका जो मदर का फेस था वो बिल्कुल डल हो चुका था, बिल्कुल पेल हो चुका था, वो एक डेड बॉडी की तरह लग रहा था. This painful thought made her realize that she looked as old as she was a 66-year-old woman. वो ऐसी लग रही हैं देखने में जैसे एक 66-year-old woman देखने में लगती है. She realized with pain and she was as old as she looked but soon put that thought away. और धीरे से उसने वो थॉट उसके माइंड में आया और वैसे ही उसने अपने थॉट को जाने दिया. But this realization hurt the poetess so much that she put that thought away for a while. कि जब हम कभी बैठे बैठे इस बारे में सोच भी लेते हैं ना कि हाँ अब मेरी माँ बूढ़ी हो गई है, अब ये एक दिन मुझे छोड़कर चली जाएगी, तो वो जो पेन है वो इतना ज्यादा था, वो दर्द इतना था कि उसने बर्दाश्त नहीं हुआ और उसने वो थॉट दूसरे ही पल दूर कर दिया अपने आप से. उसने सोचना बंद कर दिया उस बारे में थोड़ी देर के लिए. अब यहाँ पर आपको ग्लॉसरी, आई हैव गिवन यू द मीनिंग. डोज, अ लाइट स्लीप. हर फेस ashen like that of a corpse. The face of her mother is pale and dull like that of a corpse. corpse यहाँ पे मीनिंग हो जाता है डेड बॉडी. अगर आपको समझ में ना आए, भूल जाओ, तो यू कैन सी. लिटरेरी डिवाइस. अभी लिटरेरी डिवाइस की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं. जो इस पैरा में लिटरेरी डिवाइस है दैट इज सिमिली. अभी ये जो सिमिली है इसका मीनिंग क्या होता है? कंपैरिजन की. कंपैरिजन होता है, वर्ड कौन से यूज होते हैं इसमें? लाइक और एज. जैसे द पोएट कंपेयर्स, किसमें क्या कंपैरिजन हो रहा है इस पैरा के अंदर? द पोएट कंपेयर्स हर मदर्स पेल लाइफलेस फेस टू अ कॉप्स, जिसमें कि वो अपनी मदर का फेस एक कॉप से, डेड बॉडी से कंपेयर कर रही है. हाईलाइटिंग हर फ्रेलिटी एंड एजिंग, उसकी एज को हाईलाइट किया जा रहा है उसकी मदर की. ओके, सो इस पैराग्राफ की जो लिटरेरी डिवाइस है दैट इज सिमिली. आपको ये चीज आनी चाहिए बिकॉज जब आपको पैरा दिया जाता है और उसके साथ 3 to 4 क्वेश्चंस गिवन होते हैं एग्जाम में, तो उसमें से एक क्वेश्चन ये आ जाता है लिटरेरी डिवाइस बताने के लिए. ठीक है, सो यू शुड नो अबाउट दीज लिटरेरी डिवाइसेस आल्सो. Now next paragraph, move on to next, is 6 to 12 lines. क्या कहती हैं? I looked out at young trees sprinting, the merry children spilling out of their homes, but after the airport security check, standing a few yards away,
I looked keen at her, wan pale as a late winter's moon. अभी यहाँ पर पहले इन लाइंस का मीनिंग देखते हैं हम. Let's see the meaning of these lines. Young trees sprinting. यहाँ पर ये जो मैंने हाईलाइट किया हुआ है यंग ट्री स्प्रिंटिंग, इसका मीनिंग क्या है? कभी भी जब आपने नोटिस किया होगा, आप किसी व्हीकल पे बैठते हो, लाइक मान लो सपोज आप कार में बैठे हुए हो, जब कार तेज तेज चलती है तो क्या होता है, जो आसपास जो पेड़ होते हैं वो पीछे पीछे जाते रहते हैं. ऐसे ही होता है ना, हम आगे जा रहे हैं और पेड़ पीछे जा रहे हैं, स्प्रिंट कर रहे हैं, स्प्रिंटिंग हो रही है. सो यंग ट्रीज स्प्रिंटिंग. ठीक है. एज Children spilling out of their homes. बच्चे घरों से बाहर आ रहे हैं. As a late winter's moon, जैसे कि सर्दियों में आप देखते होगे कि जब लेट आप कभी भी मून को देखो तो वो एकदम पेल डल सा होता है, आगे फॉग होता है, छुप सा जाता है, फेडेड फेडेड सा दिखता है. सो उसका मीनिंग ये है. अभी इस पूरे पैराग्राफ को के मीनिंग को समझते हैं. In order to divert her attention from her ailing mother, अभी वो अपनी मदर की तरफ देख देख के परेशान हो गई, मतलब उसको दर्द हो रहा था, उसको हर्ट हो गया, उसने बाहर की तरफ देखना शुरू कर दिया. जब उसने कार की विंडो से बाहर देखना शुरू किया, उसने देखा the poetess looked out of a vehicle at the young trees and happy children coming out of their houses. बच्चे खुश हैं, हंस रहे हैं, खेल रहे हैं, अपने हाउसेस से बाहर आ रहे हैं. When they reached the airport, the poet went to the airport security check. आपने देखा उसने वहां पर गई, एयरपोर्ट जा रही थी अपनी माँ को छोड़ के, वो सिक्योरिटी चेक पे गई. आफ्टर द फिजिकल सेपरेशन फ्रॉम हर मदर, वो अपनी मदर से दूर जा रही थी. आफ्टर द सिक्योरिटी चेक एट द एयरपोर्ट, शी लुक बैक एट हर मदर. उसने वापस अपनी मदर की तरफ देखा and saw again her pale and colorless face. सिक्योरिटी चेक तक गई, वहां से उसने दोबारा अपनी माँ को पलट के देखा और उसने देखा वही बुझा हुआ पेल कलरलेस फेस which she compared to a late winter's moon. जैसे विंटर का, सर्दियों का आधी रात का जो चांद है, डल एकदम पेल, वैसा उसकी मॉम का फेस नजर आ रहा था. Here you can see young trees sprinting. When the vehicle is moving, the young trees appear to be racing behind, as I have told you. Merry children spilling out of their homes, cheerful children, खुश होके बाहर आ रहे हैं. As a late winter's moon. Here the poet means that a mother's colorless face appear like that of a late winter's moon. As I have already told you about these three meanings of these three phrases, मैंने आपको already बता दिया है. फिर भी अगर आपको नहीं समझ में आया तो that's why I have given it in written also, you can read it from here. Literary device यहाँ पे आती है. Two literary devices है इस stanza में. First is personification, which is giving human qualities to non-human things. जब आप किसी human quality को किसी ऑब्जेक्ट से, किसी नॉन लिविंग थिंग से कंपेयर करते हो, बताते हो कि ये क्वालिटी इसके जैसा है, इस ऑब्जेक्ट के जैसा है, सो उस लिटरेरी डिवाइस को हम पर्सोनिफिकेशन बोलते हैं. अब यहाँ पर ये आ रहा है फ्रेज में यंग ट्री स्प्रिंटिंग. अभी क्या बताया? दी ट्रीज आर पर्सोनिफाइड एज इफ दे आर रनिंग, सिंबलाइजिंग एनर्जी एंड यूथ. अभी जैसे ही उसने खिड़की के बाहर देखा, उसने देखा यंग ट्रीज क्या हो रहे हैं, पीछे जा रहे हैं, वो आगे जा रहे हैं, बच्चे खिलखिलाते हुए चेहरे घरों से बाहर आ रहे हैं. लेकिन ट्रीज का जाना, पीछे जाना और हमारा आगे जाना उसने कंपेयर किया कि ऐसे ही हमारी जवानी, हमारा यूथ, हमारी एनर्जी एक दिन फीकी पड़ती जाएगी और हम आगे ओल्ड होते जाएंगे. सो दिस इज पर्सोनिफिकेशन. अगेन यहाँ पे सिमिली आ गया, डायरेक्ट कंपैरिजन किया हुआ. जब आप डायरेक्ट कंपैरिजन करते हो लाइक और एज लगा के, वो सिमिली होता है. लाइक वैन पेल एज ए लेट विंटर्स मून, उसके फेस को, उसकी मदर के फेस को लेट विंटर मून से कंपेयर किया है. हर मदर फेस इज कंपेयर टू द डिम वीक विंटर मून, सिंबलाइजिंग ओल्ड एज एंड अप्रोचिंग डेथ. की डेथ अप्रोच कर रही है, डेथ आने वाली है. सीधा कंपैरिजन किया गया तो यहाँ पे ये सिमिली एज अ लिटरेरी डिवाइस यूज होगा. Next is 12 to 15 lines are there. And felt that old familiar ache, my childhood's fear, but all I said was, see you soon, Amma. All I did was
स्माइल स्माइल एंड स्माइल। अभी कुछ नहीं कर सकती वो। उसने चाइल्डहुड फियर जो अपने अंदर दबा रखा था, जिस बात का डर उसको बचपन से था, उसको ऐसा लग रहा था कि आज वो सच हो रहा है। शायद मैं अपनी माँ से दोबारा कभी ना मिलूं। उसके पास कोई वर्ड्स नहीं थे कहने के लिए, सिर्फ वो स्माइल ही कर पाई और सी यू सून ही कह पाई। वो बोल तो रही थी सी यू सून, बट उसको पता था कि वो शायद अपनी माँ को दोबारा कभी नहीं देख पाएगी। After looking at her mother's face from the other side, दूसरी साइड से अपनी माँ का फेस दिखा of the security check, the poet felt an old familiar pain again. पुराना दर्द जग गया, but these emotional thoughts were so overpowering in nature that she had to mask her obsessive thought in front of her mother. इतने पेनफुल थे कि उसको अपनी मदर के आगे वो छुपाना पड़ा और खुश रहना पड़ा, खुश होके दिखाना पड़ा। And said to her अम्मा that she would see her soon. और बोलना पड़ा कि मैं आपसे दोबारा मिलती हूँ। And smiled away all her underlying thoughts. अपनी जितनी भी सोच थी, थॉट्स थे, उसको एक स्माइल से उसने कवर कर दिया। So here is the glossaries: familiar ache, pain which was known to her, ऐसा दर्द जिसको पता था, बचपन से उसके अंदर था। That old familiar ache, the old familiar ache refers to the poet's childhood fear that her mother would die one day. Here the literary device is repetition. यहाँ आप देख रहे हो repetition हो रहा है, साफ साफ देखने में पता लग रहा है smile, smile and smile. So repetition of smile shows the poet's attempt to hide her sadness. यहाँ पे वो अपनी sadness छुपा रही है. Reassure her mother despite feeling emotional pain. So here is the poem My Mother at 66 कि कैसे हमने इसके अंदर पढ़ा कि कैसे हमारी जो जवानी है, जो हमारा यूथ है, वो एक दिन खत्म हो जाएगा, वो एक दिन बह जाएगा, हम दोबारा से हम ओल्ड हो जाएंगे, हम ओल्ड हो जाएंगे और एक दिन आएगा जब हमारी डेथ हो जाएगी। और हम ही क्यों, ऐसे ही हमारे लव्ड वंस के साथ होगा। लेकिन जो हम खुद के साथ तो सह जाते हैं, लेकिन जो हमारा दर्द हम अपने पेरेंट्स को लेके जो ये चीज सोचते हैं कि एक दिन वो हमें छोड़ के चले जाएंगे, या जो हम अपने प्यार कर जिनके साथ हम बहुत क्लोज होते हैं, जब उनके लिए हम ये चीज सोचते हैं तो हमारा दिल दहल जाता है, हम डर जाते हैं, वो फियर हमारा पीछा ही नहीं छोड़ता। तो ये चीज सबके साथ है, दिस इज अ यूनिवर्सल नेचुरल प्रोसेस, और डेथ तो एक दिन आनी ही आनी है। सो दिस इज ऑल अबाउट माई मदर एट 66। आई होप यू enjoyed दिस पोएम। आपको समझ में आया होगा ईच एंड एवरी स्टैंजाज एक्सप्लेनेशन विद लिटरेरी डिवाइस। अगर नहीं आया, once again इस वीडियो को देखिए, सुनिए, पढ़िए, you will definitely understand the meaning of each and every sentence. That's all with this video. I hope you enjoyed. और अभी भी अगर किसी ने ये वीडियो सब्सक्राइब लाइक नहीं किया है, do subscribe my channel, do subscribe my video. Thank you.